रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। मध्य प्रदेश और राज्य के बाहर के मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग और फार्मा संस्थानों ने श्री हेमंत सर के पढ़ाए हुए बायोलॉजी कंसेप्ट के छात्र आज इनके संस्थान का नाम ऊंचा किए हुए हैं। गोहद जिला भिंड में श्री कैलाश नारायण गौतम जी के परिवार में जन्मे हेमंत सर विगत 12 वर्षों से छात्रों की प्रतिभा को तराशने का कार्य कर रहे हैं। इनके पढ़ाए कई छात्र 100% का जादुई आंकड़ा भी छू चुके हैं। अपने पिताजी को रोल मॉडल मानने वाले हेमंत सर को मानवीय गुणों के संस्कार बचपन में ही मिल गए थे। कड़े संघर्ष से सफलता का स्वाद चखने वाले हेमंत सर छात्रों से भी कठिन परिश्रम कराते हैं और उन्हें अपने अत्यंत निकट मानते हुए छात्रों के उज्जवल कैरियर के लिए सदैव कर्तव्यरत रहते हैं। सक्सेस स्टोरी के आज के इस एपिसोड में आप अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में छात्रों को अमूल्य मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे। इनसे चर्चा कर रही हैं हमारी प्रस्तोता नैना चतुर्वेदी। हेलो एवरीवन, अनिल आदन प्रोडक्शन के सक्सेस स्टोरी सीरीज़ के एपिसोड 4 में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे बायोलॉजी के जाने माने टीचर हेमंत सर से। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। सर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आपके जो टीचिंग प्रोफेशन की शुरुआत कब और कैसे हुई? मैम, मेरी टीचिंग प्रोफेशन की शुरुआत जो थी वो हुई थी 2009 में, और प्रॉपर वे में कहें तो 2010 में आया, क्योंकि शौकिया तौर पर पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था हमने। लेकिन जैसे ही जो है फर्स्ट ईयर में ही अच्छा रिस्पांस मिला, फिर मैंने सोच लिया कि मुझे अब इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। थैंक यू सर। जी सर, आपके इंस्टीट्यूट में आप सर कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं बायोलॉजी? हम हमारे इंस्टीट्यूट में 11th 12th बेसिक एकेडमिक्स वो पढ़ाते हैं, और बेसिक के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव टच से पढ़ाते हैं बच्चों को, जिससे नीट का जो फाउंडेशन है वो बच्चा 11th से ही प्रिपेयर करके चले, क्योंकि नीट में 11th का जो सिलेबस होता है उसका वेटेज ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 60% है, बाकी रिमेनिंग 40% आता है 12th के सिलेबस से। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वो एक बार में नीट क्वालिफाई कर सके। सर, 12th के साथ ही वो नीट क्वालिफाई कर सके? जी। तो सर, आपके इंस्टीट्यूट में जो 11-12 के साथ साथ जो कंपटीशन का जो कंटेंट होता है वो आप अलग अलग रखते हैं कि सेम पढ़ाते हैं? देखिए, एकेडमिक के साथ साथ जो भी कुछ पॉसिबल हो सकता है कॉम्पिटिटिव, वो सारी चीज़ें हम साथ में ही कवर करते हुए चलते हैं। होता ये है कि साथ में जब बच्चा पढ़ेगा उन कॉम्पिटिटिव चीज़ों को और फिर नीट के क्वेश्चन लगाएगा, तो वो नीट के क्वेश्चन उसके चैप्टर बाई चैप्टर जो हैं वो पूरे होते जाते हैं। अच्छा जी। सर, आप भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कराते हैं? हाँ जी। जी। हेमंत सर, आपके अकॉर्डिंग प्रत्येक छात्र को अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्यों ज़रूरत है या आवश्यकता है? देखिए मैम, कारण ये है कि प्रतियोगी परीक्षा का युग है ना, सारे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव हैं जी। जितनी सीट्स हैं उससे लाख गुना ज़्यादा लोग जो है क्या फॉर्म भरने वाले लोग हैं। तो जब इतना कंपटीशन है तो जाहिर सी बात है कि गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है। उस कंडीशन में जब तक हम कोचिंग नहीं करेंगे तब तक हम जो है क्या सफल नहीं हो पाएंगे। तो एक नॉर्मल पढ़ना और उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में तैयारी करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो पढ़ के डिग्री तैयार कर लेना इट्स अनदर थिंग, बट अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सही से तैयारी करता है और बाकी लोगों से आगे निकलता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी लाइफ सिक्योर कर रहा है कहीं ना कहीं। यस। हेमंत सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज के टाइम पे सारे बच्चों को सारे नहीं, मैक्सिमम बच्चों को कोचिंग की क्यों आवश्यकता है? एक्चुअल में मैम है क्या कि सीट्स लिमिटेड है, लिमिटेड सीट्स हैं तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक एवरेज पढ़ाई पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में जो है क्या हमें लक्ष्य पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। समय भी कम रहता है, कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें 2 या 3 अटैम्प्ट ही होते हैं। तो इस वजह से कोचिंग में हम अपनी तैयारी को परफेक्शन दे सकते हैं।
जैसे कोयला तो कोयला रहता ही है, लेकिन कोचिंग करके हम उस कंडीशन में जा सकते हैं कि उसको तराशा जा सके और वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए कोचिंग ज़रूरी है आजकल। सर ऐसा कहा जाता है कि बायोलॉजी एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है, और जो कि है। सर आप इसको सरलता से अपनी क्लास में कैसे पढ़ाते हैं? एक्चुअल में क्या है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बायोलॉजी लिखाने वाला सब्जेक्ट है, लोग लिखाते हैं और पूरा ब्रह्मास्त्र पढ़ा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है अपने बिहाफ पे कि बायोलॉजी सिखाने वाला सब्जेक्ट है। और बायोलॉजी क्या है, लाइफ से रिलेटेड है, प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, हमारी खुद ह्यूमन बॉडी के बारे में हमें बताना होता है, तो ये कोरिलेट करना बड़ा ईजी रहता है। और बिकॉज ज़्यादातर बच्चे जो है क्या, जो मेडिकल फील्ड में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है क्या नेचर से जुड़े ही होते हैं, उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट रहता है। तो मेरे लिए बायोलॉजी पढ़ाना एक तरीके से जो है क्या बहुत अलग है। वो अलग इसलिए भी है क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड से मैंने जो है पीजी किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हॉस्पिटल में जो मैंने ट्रेनिंग भी की है, हम उनको जो है क्या बजाय वर्चुअल पढ़ाने के वो सारी चीज़ें ऐसे बता सकते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने हॉस्पिटल में की हैं वो सारी चीज़ें। सर आपकी कोचिंग में जो कंपटीशन की तैयारी है या कंपटीशन का कंटेंट है, वो आप अलग से पढ़ाते हैं? कंपटीशन का कंटेंट जो भी होता है हम बेसिक्स में बच्चों को कोशिश करते हैं कि 11th का पोर्शन जो है 11th में कवर करा दिया जाए, 12th का पोर्शन 12th में कवर करा दिया जाए, और हम एकेडमिक के साथ साथ ही कॉम्पिटिटिव मटेरियल जो भी होता है बच्चे को साथ में पढ़ाते हुए चलते हैं। अच्छा सर, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता होगा, इतने सारे बच्चों का आप पढ़ाते हैं, तो आप इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? टीचरों के साथ सबसे बड़ी मुश्किल है कि फैमिली को टाइम दे पाना। जैसे वे कंडीशन होती है वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व ही हमारा जो है क्या परिवार है। तो मैंने ये मान लिया कि पूरा जो मेरे बायोलॉजी के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो एक मेरा परिवार है। तो उनको समय देता हूँ और उसके बाद फिर जो समय बचता है वो मेरे फिर परिवार के लिए। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है मेरे स्टूडेंट्स और उनका परिणाम और उनका रिजल्ट। सर आपके जो इतने साल का जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है, तो उसमें सर बहुत सारी फ़नी स्टोरीज या बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपने कुछ देखे होंगे, तो कुछ आप हमको ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? फनीएस्ट या फिर कुछ सीरियस? सर फ़नी बताइए सर पहले। फ़नी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ स्ट्रगल स्टोरी बताता हूँ। हाँ श्योर है ना। जैसे 2019 में जस्ट बिफोर कोरोना एक मेरा स्टूडेंट था सौरभ चौरसिया। काफ़ी स्ट्रगलिंग कंडीशन थी उसकी, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा जो है क्या फाइनेंशियली साउंड नहीं थे। उस बच्चे ने मेरे यहाँ 2019 में बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए वो। आफ्टर दैट विद इन 1 ईयर उसने कोरोना के टाइम पे घर पे रह के तैयारी की, कुछ टीचरों से भी मार्गदर्शन लिया। उसके बाद फिर जो है विद इन 1 ईयर वो बालक जो है क्या सिलेक्ट हो गया और वो GRMC में है अभी, और उसकी इस बार 3rd ईयर है सर। तो कहने का सेंस ये है कि प्रतिभा जो होती है वो परिस्थितियों की मोहताज नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और उस टैलेंट को जो है क्या आप अपना जुनून बना लेते हैं, तो जाहिर सी बात है लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर बहुत अच्छा लगा सर सुन के। सर पढ़ाने के अलावा सर आपके और भी कोई शौक़ होंगे, तो सर आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? पढ़ाने के अलावा अब जाहिर सी बात है बायोलॉजी का टीचर हूँ तो पेंटिंग भी करता हूँ। काफ़ी सारे स्कूल टाइम पे जो या कॉलेज टाइम पे ड्राइंग कंपटीशन थे उनमें ऑलमोस्ट जितनी बार भी पार्टिसिपेट किया हर बार विनर रहा हूँ। और शौकिया तौर पर सिंगिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अरे सर, है ना। और इसके अलावा स्टोरी बुक्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें। सर कुछ अगर आप गा के हम लोग को सुनाना चाहें तो थोड़ा बहुत। किशोर कुमार इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट सिंगर। काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे वो। अब उनकी कुछ लाइन है मैं आपको सुनाता हूँ और शायद वो स्टूडेंट्स के लिए भी है ना प्रेरणादायक ही रहेंगे। गला ज़्यादा अच्छा नहीं है, पढ़ा के ख़राब हो गया गला। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।
थैंक यू सर। सर, आप अपने जीवन में रोल मॉडल किसको मानते हैं? एक्चुअल में मेरे रोल मॉडल मेरे पिता हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया स्टार्टिंग में किस तरीके से संघर्ष करना है, बुरी चीज़ों से कैसे बचना है, संगति अच्छी क्यों रखना ज़रूरी है। तो बेसिकली सारी चीज़ें मुझे अपने पिता से मिली हैं गुणों के रूप में सीखने के लिए। और उन्हें एक चीज़ सिखाई, ईमानदार रहना। अगर हम अपने काम के प्रति समर्पित हैं और ईमानदार हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। संगति के बारे में हमेशा वो एक बात कहते हैं कि संगति परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे एक मक्खी है, अगर वो मक्खी जो है क्या सब्जी तौलते समय उस तराजू पर बैठ जाए तो सब्जी के वजन पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वही मक्खी अगर जो है क्या सुनार या सोने तौलने वाले के जो है तराजू पर बैठ जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि संगति जो होती है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती है, और संगति से ही हम जो है क्या अच्छे या बुरे बन सकते हैं। हेमंत सर, थोड़ा सा ये बताइए कि जो फाइनेंशियली अनस्टेबल बच्चे हैं वो अगर आपकी कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनकी मदद कैसे करते हैं? देखिए नैना जी, जो भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जितना हो सकता है हमसे उतना फ़ीस में हम ऑफ़ कर देते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल भी फ़ीस देने में कैपेबल नहीं है तो हम उसको ज़ीरो फ़ीस में भी पढ़ाते हैं, बस उसमें टैलेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको फ्री में पढ़ाएं और फिर वो जो है हमारी मेहनत का दुरुपयोग हो। तो हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो उसमें उसकी खुशी तो है ही सही, लेकिन इसमें हमारा सम्मान और हमारी खुशी भी है। हेमंत सर, आपके अकॉर्डिंग पहले की जो कोचिंग्स हुआ करती थी और अभी जो कोचिंग है उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए नैना जी, पहले जो क्लासेस हुआ करती थी उसमें क्या है, बच्चे का पास हो जाना सफिशिएंट था। बच्चे का अगर स्टार्टिंग में अगर अपन 10 से 15 साल पहले की बात करें तो बच्चा अगर जो है फर्स्ट डिवीज़न ले आया, मतलब उसके परिवार में खुशियाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन आज कंडीशन ये है कि 90% 95% की भी कोई वैल्यू नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट सारे बच्चे ये चाहते हैं, सारे बच्चों के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए अपने क्लास में, अपने स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप पर रहे। तो प्रतिस्पर्धा पहले से बढ़ी है, पहले की तुलना में। हेमंत सर, इस टीचिंग प्रोफेशन में आपका संघर्ष कैसा रहा या आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जाहिर सी बात है नैना जी कि जब शुरुआत होती है तो संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन बच्चों का और अन्य सभी लोगों का, परिवार का, सभी का सहयोग मिला और धीरे धीरे जो है क्या कोचिंग स्टेबल हो गई, रिजल्ट अच्छे आते गए। और एक समय ऐसा भी था जब मैं इस फील्ड में नया था तो लोगों का, शिक्षक वर्ग का ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता था शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट बनते गए तो सभी लोगों का सहयोग मुझे जो है क्या मिलने लगा। अब जो मेरे फेवर में नहीं थे वो भी बाद में मेरे फेवर में आ गए। तो बस 2 पंक्तियां हैं उन लोगों के लिए कि जब जेब में होते हैं पैसे तो लोग पूछते हैं आप हैं कैसे। जब जेब में होते हैं पैसे तो लोग पूछते हैं आप हैं कैसे। जब हो जाओगे कंगाल तो नहीं पूछने आएगा कोई हाल। जब हो जाओगे कंगाल तो कोई नहीं पूछने आएगा आपका हाल। जिनके ना आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। जिनके ना आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। और मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। तो बस यही है कि समय बदला। जो एक वक्त पर जो है क्या सपोर्ट नहीं करते थे, धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से उनका भी सहयोग मिला और आज हम सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मुझे लगता है कि जैसे राम जी जब समुद्र सेतु का निर्माण, राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का जो सहयोग है वो मायने रखता है। जैसे उस समय बताते हैं कि कोई छोटी गिलहरी थी, वो अपने आप को पानी में गीला कर लेती थी, जाके फिर रेत में जो है क्या वो लोटपोट हो जाती थी, और जितने उसमें रेत के कण उसके शरीर पर चिपक जाते थे वो उतने उस पुल पर जो है क्या झड़ा के आ जाती थी। तो ऐसा ही कुछ है मेरे भी सफलता में। मेरे मित्र बंधुओं के अलावा अन्य सभी जो लोग मुझसे जुड़े हुए, हर छोटे बड़े व्यक्ति का जो है सहयोग है और आज उन्हीं की मदद की बदौलत मैं इस जगह पर हूँ। हेमंत सर, इस चैनल के माध्यम से हमारे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके पास क्या संदेश है?
जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो लोग मुझे जानते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा एक संदेश है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, जिस पर कांटे न बिखरे हों। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। यदि हमारे जीवन में असफलताएं नहीं आएंगी, संघर्ष नहीं होगा, धाराएं प्रतिकूल नहीं होंगी, तो हम निखरेंगे नहीं। और जाहिर सी बात है, निखरने के लिए हमें बाधाओं से टकराना पड़ता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब सारी बाधाएं आपके सामने से हट जाती हैं, किनारा कर जाती हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। हेमंत सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इसको फॉलो करना चाहिए, इन सारी बातों का अनुसरण करना चाहिए। सर, आपकी इस कोचिंग से छात्रों को किस तरह लाभ हुआ है? नैना जी, ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि एमपी और एमपी से बाहर भी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं। ग्वालियर के जितने भी नर्सिंग संस्थान और फार्मा संस्थान हैं, उसमें से आप ये मान के चलिए कि हर दूसरा और तीसरा स्टूडेंट मेरे संस्थान से निकला हुआ है। हेमंत सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे देश भर के विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में आपके स्टूडेंट आपका नाम रोशन कर रहे हैं। हेमंत सर, आपकी इस सफलता में आपके परिवार की क्या भूमिका मानते हैं आप? जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति की सफलता में पारिवारिक धुरी का काम करता है, जस्ट लाइक अ बैकबोन ऑफ द बॉडी, अगर बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहें। मेरे परिवार में बिफोर मैरिज मेरी माता जी, आफ्टर मैरिज माता जी और जो हमारी धर्मपत्नी जी हैं वो, तो दोनों ही लोग जो है क्या कहीं ना कहीं मेरी सफलता के लिए बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक जो है क्या लगे रहते हैं। और पूरा परिवार इंक्लूडिंग फादर, मेरी गुड़िया, सभी लोग, तो परिवार का जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन है उसके लिए शब्द नहीं है, अमूल्य है वो तो। सर, चलते चलते हमारे जो कार्यक्रम है सक्सेस स्टोरीज, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका जो कार्यक्रम है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो अपने फील्ड में आज एक नए मुकाम पर है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ चुका है, आपका ये जो चैनल है अनिल आनंद प्रोडक्शन, वो उनको कवर करे और ग्वालियर के जो लोग हैं, छात्र हैं और भी व्यक्तित्व हैं, वो लोग भी उन सफल शख्सियत से जो है रूबरू हों और उनको अपनी प्रेरणा स्रोत मान के जो है कि जीवन में वो भी मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। और बायोलॉजी स्टूडेंट्स आपके पास आएँ और आपसे मिलें और आपके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, हम लोग भी यही विश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। जैसे कि हमारी परंपरा है कि कार्यक्रम के अंत में हम अपने अतिथि को एक मोमेंटो देते हैं, तो अनिल जी और आनंद जी हेमंत सर को एक मोमेंटो देना चाहेंगे। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमको कमेंट के माध्यम से भेजते रहिएगा। धन्यवाद। चाहो सफल संकल्प कर तू अचल, उनकी कहीं को विचार ले, जो कभी न हुए हो विफल, जो होना चाहो सफल संकल्प कर तू अचल।